बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लासेस के अंदर बेटा हमने मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में बात की। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। तो एसेट की डेप्रिसिएबल अमाउंट को हमने यूजफुल लाइफ पर सिस्टमैटिकली एलोकेट करने के दो तरीके सीख लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड, आरबीएम, और अब हम तीसरे मेथड पे बात करने जा रहे हैं, SYDM, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। ठीक है, क्विक जल्दी से इसको कर लेते हैं ताकि फिर हमारे आंसर्स क्या हो जाए, जल्दी से वेरीफाई हो जाए। अच्छा जी, देखिए सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। SYDM, अच्छा जी। अब करना क्या है, आपने देखा जो लाइफ है, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में बताइए सब लोग जरा, जो क्वेश्चन अभी हम अब तक सेम क्वेश्चन हम दो मेथड से सॉल्व कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हम चाहते हैं उसी क्वेश्चन को हम आरबीएम से करें। जरा देखिएगा और सब बताइएगा कि इस क्वेश्चन में एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है, टोटल यूजफुल लाइफ कितनी है, आप सब बताइए क्विक जल्दी से। तो आपने करना क्या है, आपने यूजफुल लाइफ ऐसे लिख लेनी है, 4 लिख ली। जब आप इसका 1 साल कंज्यूम कर लेंगे तो लाइफ कितनी बचेगी? 3। पर आप 1 साल और यूज कर लेंगे तो लाइफ कितनी बचेगी? 2। फिर आप 1 साल और यूज कर लेंगे तो लाइफ कितनी बचेगी? फिर इसके बाद अगर आप 1 साल और यूज करेंगे तो लाइफ बचेगी नहीं, तो 0 लिखना फजूल है। अब आप क्या करें, इन सब का सम कर लें, 4 + 3 + 2 + 1, क्या आंसर बना? 10। ठीक है जी। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यहां भी वही है, फॉर्मूला यहां भी वही है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बराबर है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो ये तो बिल्कुल हमें फॉर्मूला देखने में ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रेट लाइन की अप्रोच नंबर 2, यस और नो? लेकिन एक फर्क है, स्ट्रेट लाइन में तो कांस्टेंट रेट अप्लाई होता है, यहां पर हर साल का रेट ही अलग है। मतलब पहले साल का रेट जो होगा वो आपने ये 4 उठाना है और इस 4 को आपने डिवाइड करना है किससे? 10 से। ये आपका पहला साल का रेट होगा। दूसरे साल का रेट क्या होगा? इस 3 को उठाना है, 3 को डिवाइड बाय 10 कर देना है। तीसरे साल का रेट क्या होगा? 2 डिवाइड बाय 10। और फोर्थ ईयर का रेट क्या होगा? 1/10। ठीक है जी, आइए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, अप्लाई करते हैं। 2018, 2019, 2020 एंड 2021, ये 3 साल हमारे पास अगर आपको याद, 4 साल सॉरी, इन 4 साल की हमने डेप्शन वर्कआउट करनी थी अगर आपको याद। तो आपने कहा कॉस्ट, कॉस्ट क्या थी? 1,20,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू 20,000। अब आप पहले साल की निकाल लें डेप्शन, तो आप ये 4 उठाएं और 4 को डिवाइड बाय 10 कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा 40,000। उसके बाद 1,20,000
इसमें से आप माइनस करें 20,000 रेजिडुअल वैल्यू, मतलब सेम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बस रेट हर साल अलग हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, अब आप ये सोचें कि जब 2019 शुरू हुआ था तो लाइफ रिमेनिंग कितनी थी, 3 साल। हालांकि अभी 2019 जो है वो खत्म हो गया, लेकिन आप 2019 की डेप्शन चार्ज कर रहे हैं तो उसमें 2019 को शामिल करना क्या है, जरूरी है। अच्छा, और टोटल लाइफ का सम जो था वो, मतलब रिमेनिंग लाइफ जिस तरह बच रही थी उसका सम क्या था, 10 था। 3 डिवाइड बाय 10, 30,000 आ गया। अच्छा जी, 1,20,000 माइनस 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 10, क्या आंसर आ गया, 20,000 आ गया। और फाइनली 1,20,000 माइनस 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 10, 10,000। ठीक है जी, ये आपके सामने आ गया। तो आप सम करके देख लें, सिस्टमैटिक एलोकेशन किसकी हुई है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो अगर प्रीवियस पेज पे आप जाते हैं जहां पर हमने वो सारी चीजें लिखी हुई थी, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पर डेप्शन कितनी आई, 40,000, यहाँ कितनी आई 30,000, यहाँ कितनी आई 20,000, और यहाँ कितनी आई 10,000, और इन सब का सम 4 साल की डेप्शन का सम वही 100,000 जो कि डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर है। और ये WDV कितनी आ गई हमारे पास, 20,000, जो कि एग्जैक्टली रेजिडुअल वैल्यू के बराबर है। यस और जवाब दें आप सब लोग। सही है, रिस्पॉन्स चाहिए बेटा आप सबका। ऐसा ही है ना, या ऐसा नहीं है, ऐसा ही, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हम एक बात समझते हैं, देखें SYDM का मकसद भी वही है जो RBM का मकसद है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, मैं आपसे कुछ इजाफी गुफ्तगू कर रहा हूँ यहाँ पर। SYDM का मकसद भी वही है जो RBM का मकसद है। सोचिए जरा कैसे, कंपैरिजन करके देख लीजिए, क्या कहते हैं। यस, अप्रोक्सीमेशन तो है, मकसद की बात कर रहा हूँ। मकसद, मकसद क्या है, अप्रोक्सीमेशन लफ्ज मैं बाद में इस्तेमाल करूंगा। मकसद क्या है, मकसद, मकसद वही है कि पहले साल की डेप्शन ज्यादा हो, उससे अगले साल की उससे कम हो, उससे अगले साल की और कम हो, ऐसे ही है। तो RBM जो है वो एग्जैक्ट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, लेकिन SYDM इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ RBM। मतलब अगर आप RBM के फार्मूले की झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, RBM के जरिए पहले आपको डेप्शिएबल अमाउंट में से क्या कहते हैं, आपको कॉस्ट में से लेस करनी है पहले अब तक की डेप्शन, उसके बाद जो WDV आएगी उस पर रेट लगाना पड़ेगा। मतलब मेहनत वाला क्या कहते हैं दरकार है, काफी मेहनत लगती है RBM की डेप्शन कैलकुलेट करने में बाज़ दफा। तो अगर आप इतनी सारी झंझटों में नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आप SYDM इस्तेमाल कर लें। तो देखें 43.33 40, 27.68 ये 30 हो गया, कंपनसेट हो गया। 17.69 ये 20 हो गया, 11.3 ये 10 हो गया। तो हम ये कहते हैं जनाब SYDM इज व्हाट, अप्रोक्सीमेशन ऑफ RBM। यानी RBM मेथड के तहत जो डेप्शन आनी थी वो हमने SYDM से वेटेड एवरेज मेथड से निकाल ली। वेटेड मतलब वेटेज हमने पहले साल को ज्यादा दी, दूसरे साल को वेटेज कम दी, तीसरे को और कम दी, और चौथे साल को और कम दी वेटेज। याद होगा आपको वेटेड मीन। क्या ख्याल है, बहरहाल ये आपके सामने है बेटा, तमाम की तमाम बातें आपके सामने मौजूद हैं और ये मैं सारी बातें कर रहा हूँ। अब कुछ इजाफी बातें और कर लूँ बेटा, बराए मेहरबानी आप सबसे। पता नहीं मुझे याद नहीं कि मैंने FR1 की वीडियो में वो बात की कि नहीं, क्योंकि वो
बच्चे सारे आईए पढ़ चुके थे, तो आपसे कुछ और गुफ्तगू भी कर लेता हूँ ना यहाँ पे इजाफी। अच्छा जी, अब भाई बात ये है कि देखो लाइफ अगर, अब ये तो हमारा, ये तो कैलकुलेशन वाला सारा मामला हमारा हो गया, ऐसे ही है, ओके। अब ये बताओ अगर लाइफ 5 साल हो तो क्या करेंगे? तो प्लस करेंगे 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो अगर एक एसेट की लाइफ 5 साल है तो टोटल कितना आएगा? 15 आएगा। तो उस एसेट का SYDM के तहत पहले साल का रेट ऑफ डेप्शन क्या होगा? 5/15, फिर 4/15, फिर 3/15, फिर 2/15 और फिर 1/15। यस और नो? अच्छा, अगर लाइफ कितनी हो, 10 साल हो, तो फिर क्या करें यार? अगर लाइफ कितनी हो, 20 साल हो, तो फिर क्या करें? अगर लाइफ कितनी हो, एसेट की 50 साल हो, तो फिर क्या करें? फिर सम निकालना मुश्किल नहीं हो जाएगा? फिर सम निकालना मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्या कहते हो? तो अब क्या करें, सम कैसे निकालें फिर? अब अगर कैलकुलेटर को टाइप करने बैठ जाए, 50 + 49 + 48 + 47 + 46 + 45 + 44 + 43 + 42 + 41, यहाँ पर आके सांस फूल गई यार। मतलब ये तो 40 स्टेप और पीछे जाना है। तो हम बोलेंगे QMT जिंदाबाद यार, QMT जिंदाबाद। कॉमन डिफरेंस कितना है? एक एक साल का है। तो जब एक सीक्वेंस बन रहा हो, उसमें कॉमन डिफरेंस हो, तो उसका सम तो हम एक ही फार्मूले से वर्कआउट कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यस और नो? तो यहां पर सम का फार्मूला जो है वो बड़ा आसान है, वो है n × n+1 / 2। ठीक है, n × n+1 / 2। अप्लाई करके देख लें, पहले इसको वो काम करते हैं, अप्लाई करते हैं 5 साल वाले पर। लाइफ कितनी है एसेट की? 5 साल। 5 × 5 + 1, देखते हैं 15 आंसर वेरीफाई होता है कि नहीं होता। बताइए 5 + 1, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना। 5 + 1, 5 + 1 6, 6 × 5, 6 × 5 / 2। बस ये 50, ये सम आपको पता होना चाहिए, बाकी न्यूमरेटर तो मिल जाएगा। न्यूमरेटर मतलब जो रेट निकालने के लिए न्यूमरेटर में आएगा, ये डिनोमिनेटर है, ये पता होना चाहिए। न्यूमरेटर कैसे मिल जाएगा? बस ये सोचना है कि हम जिस साल की डेप्शन निकाल रहे हैं, उस साल के स्टार्ट पर रिमेनिंग लाइफ कितनी थी एसेट की, बस। जैसे अगर हम 2019 की डेप्शन निकाल रहे हैं तो रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? 3 साल थी। अगर हम 2020 की डेप्शन निकाल रहे हैं, रिमेनिंग लाइफ 2 साल थी। अगर हम 2021 की डेप्शन निकाल रहे हैं, रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? 1 साल थी। तो जो भी रिमेनिंग लाइफ थी उसका न्यूमरेटर बनाना है और डिवाइड करना है इस सम से, बस। न्यूमरेटर तो आप हर साल सोच लेंगे, उसको उसको काउंट करने की जरूरत ही नहीं। क्या कहते हैं आप, बताइए क्या बोलेंगे इस बात पर? कोई मुश्किल बात बोली मैंने? पहचाना आपने इस फॉर्मूले को? पहचाना है इस फॉर्मूले को? नहीं पहचाना? फॉर्मूला, बात ये कि फॉर्मूला इस शक्ल में तो नहीं देखा हुआ आपने। ये फॉर्मूले की शक्ल थोड़ी सी क्या है, चेंज हुई हुई है। अब कोई पहचानने वाला हो तो बताइए। मैंने बोला QMT भी हम रिवाइज करते रहेंगे साथ साथ। इस फॉर्मूले को पहचानिए।
हर क्लास में क्यूएमटी का एक पॉइंट जरूर आ रहा है, देखिए आप लोग। बताइए, पहचाना तो बताइए ना फॉर्मूला कौन सा है। नहीं बता रहे, चले बताता हूं मैं आपको। नॉट मीडियन, मैं अर्थमेटिक प्रोविजन की बात कर रहा हूँ, आप मीडियन की बात कर रहे हैं। मीडियन खुद अर्थमेटिक प्रोविजन फॉलो करता है, ये तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, इतना आगे नहीं जाना हमने। भाई आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, n डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l। बताइए, ये सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोविजन का फॉर्मूला है जिसमें आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अवेलेबल हो। यस और नो? यही तो लगाया फॉर्मूला ऊपर, देखो ए की जगह पे एन लगा दिया, बस एल की जगह पे वन लगा दिया। क्यों? बड़ी आसान सी बात है। हमेशा इस केस में, इस पार्टिकुलर केस में हमेशा फर्स्ट टर्म जो होगी वो यूजफुल लाइफ के बराबर होगी। तो हमने कहा भाई एन, ए जो है हमेशा एन के बराबर ही होगा क्योंकि डिफरेंस वन का है, और लास्ट टर्म हमेशा वन के बराबर होगी क्योंकि आखिर में एक साल ही बचेगा। तो एल की जगह हमने वन लगा दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। कौन सा नया काम कर दिया? ये जो हमारा रट्टा होता है ना, ये हमें खतरनाक था। हम फंक्शंस पे गौर नहीं करते, बस हम रट्टे लगाते हैं फॉर्मूलों पे। हाँ जी, अब बोले क्या बोलते हैं? जाना पहचाना फॉर्मूला है, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमेशा यूजफुल लाइफ के बराबर ही होगी, इसलिए उसको एन से रिप्लेस किया। यानी फर्स्ट टर्म हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर होगी, इस पार्टिकुलर केस में, हमेशा नहीं, इस केस में। ये समझा रहा हूं मैं। क्या बोलते हैं फिर आप? फॉर्मूला समझ में आया आप सबको? रिस्पॉन्स दीजिए बेटा जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो आप एक काम कर लें जल्दी से, आप मुझे ये 3 क्वेश्चन मार्क है ना, इन 3 क्वेश्चन मार्क का आंसर दे दें बस जल्दी से। 10 ईयर्स पे सम क्या होगा, 20 ईयर्स पे सम क्या होगा, 50 पे सम क्या होगा? जल्दी से, शाबाश। 10 ईयर पे सम 55 होगा, वेरी गुड, जबरदस्त। तो पहले साल की डेप्शन जो होगी वो 10/55 के बराबर होगी। नेक्स्ट ईयर की डेप्शन 9/55 के बराबर होगी। रिस्पॉन्स होता है पहले इस बात का। उससे नेक्स्ट ईयर की डेप्शन 8/55 के बराबर होगी। यस और नो? गुड। 20 ईयर्स पे सम क्या होगा? 210, ऐसा ही है। तो 20 ईयर्स वाले केस में पहले साल की डेप्शन 20/210 के बराबर होगी। उससे अगले साल की डेप्शन 19/210 के बराबर होगी। उससे अगली साल की डेप्शन 18/210 के बराबर होगी। उससे अगली साल की डेप्शन 17/210 के बराबर होगी। उससे अगली साल की डेप्शन 15/210 के बराबर होगी, एंड सो ऑन। यस और नो बोलिए। 50 पे सम कर लीजिए। 1275। ठीक है जी। तो ये आपके सामने हमने कवर कर लिया सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। सही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब एक बार बताइए, मैंने जो सबसे पहला लेक्चर दिया था डेप्शन का, वो स्लाइड यहाँ से चली गई है, लेकिन उस स्लाइड पर मैंने एक चीज मेंशन की थी। एसएलएम, आरबीएम और एसवाईडीएम पर मैंने कॉमन हेडिंग लगाई थी, कौन सी बताइए? एसएलएम, आरबीएम और एसवाईडीएम पर मैंने कॉमन हेडिंग लगाई थी। कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है? कम लोगों को याद है। टाइम बेस्ड, यस। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, यहाँ पर हम एसेट की लाइफ लेते हैं टाइम में। टाइम मतलब ईयर्स में, मंथ्स में। यस और नो? जवाब दे। तो इन तीनों में कॉमन बात ये है कि ये टाइम बेस्ड डेप्ट, ये तीनों की तीनों टाइम बेस्ड डेप्रिसिएशन है। ठीक है। और जो उसके बाद अब 2 मेथड आने वाले हैं वो यूजेज बेस्ड मेथड है। कौन से मेथड है?
यूजेज, जहां पर हम एसेट को उसके यूजेज के हिसाब से डेप्रिशिएट करें। करें स्टार्ट, कोई जल्दी से इन दो मेथड को भी एंड कर दें ताकि ये कहानी क्या हो जाए, हमारी एंड हो जाए। सही है, जवाब दीजिए आप लोग। चले ओके। तकरीबन एक ही जैसे मेथड है दोनों, बस फर्क किस चीज का होगा। यहाँ मैं लगाता हूँ हेडिंग किस चीज की, इसको मैं बी लिख देता हूँ, यूजेज बेस्ड मेथड। ठीक है, नाउ अब इसमें हमारे पास जो फोर्थ मेथड है उसको हम क्या बोलेंगे, यूपीएम, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। और जो पांचवा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे प्रोडक्शन आवर मेथड। ठीक है जी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी लाइफ कंपनी की तरफ से जो है वो यूजेज के हिसाब से बयान की गई होती है, क्योंकि वो मुस्तकिल या कंटिन्यूस यूज में नहीं होती। खैर अब हर चीज एसेट नहीं है, लेकिन पहली एग्जांपल मैं लेता हूँ। अगर आपको याद हो क्यूएमटी में हमने जब हमने आपसे डिस्कशन किया था किस चीज का, मीन लाइफ का, तो मीन लाइफ ऑफ बल्ब्स एनर्जी सेवर्स, अगर आपको याद हो, तो उन बल्ब्स की लाइफ जो है वो कैसे मेंशन थी, आवर्स में मेंशन थी कि नहीं थी, बताइए। अब खैर बल्ब जो है वो हमारे लिए अकाउंटिंग में एसेट बनते हैं कि नहीं बनते, आपने सोचना है। इस पे भी इंशाल्लाह एक दिन बात करूंगा मैं आपसे। इसको हम बोलते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? तो इंशाल्लाह जिस दिन मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पे बात होगी उस दिन आपने सोचना है कि आपको बल्ब को, जो बल्ब खरीदा है आपने, उसको अकाउंटिंग में आपने एसेट मानना है कि नहीं मानना। तो ये मुझे याद दिलाएगा इंशाल्लाह, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पे किसी दिन आपसे बात करेंगे। अभी आप ऐसे सोचिए जरूर कि क्या बल्ब खरीद कर हम उसको एसेट मानेंगे नहीं मानेंगे, अलग बात है। चलिए ये तो एक तलाफी बात हो गई ना, अभी तो कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मौजूद हैं हमारे पास। देखें, आप एक कैमरा खरीदते हैं, कैमरा, फिल्म कैमरा, मूवी कैमरा, जो भी नाम दें उसको आप, वीडियो कैमरा। उस कैमरे में एक लेंस लगा होता है, लेंस। जवाब दें, होता है कि नहीं होता? उस लेंस की लाइफ भी आवर्स में डिफाइन होती है कि इतने आवर्स का यूजेज करने के बाद ये लेंस क्या हो जाएगा जनाब, एक्सपायर हो जाएगा। एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता है, उस प्रोजेक्टर के लेंस की लाइफ भी क्या होती है, आवर्स में होती है। एक एलईडी एलसीडी मॉनिटर होता है कंप्यूटर का, उसकी स्क्रीन की जो लाइफ होती है, जो उसकी क्वालिटी लाइफ होती है, वो भी आवर्स में डिफाइन होती है। आप अगर एक एलईडी मॉनिटर के सिस्टम में इंटर हो, जाके देख सकते हैं कि जनाब ये एलईडी मॉनिटर कितने आवर्स इस्तेमाल हुआ। टायर की बात करें, टायर, तो टायर्स की लाइफ किस में आती है, माइलेज में आती है। आती है कि नहीं आती, कि ये टायर कितने माइल्स चला हुआ है। तो माइल्स क्या हुए, यूनिट हुए, जो टायर्स ने क्या कहते हैं, टायर्स ने क्या किए, गुजारे। तो मतलब ये मैक्सिमम कितने माइल्स चलेगा उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो कुछ चीजों की लाइफ जो है वो यूजेज के हिसाब से बयान की जाती है। तो जहां लाइफ यूजेज के हिसाब से बयान की जाए वहां पर आप यूजेज के हिसाब से डेप्शन चार्ज कर सकते हैं। समझे? एक प्रिंटर में जो कार्ट्रिज है उसकी लाइफ जो है, वो कार्ट्रिज की लाइफ जो है वो नंबर ऑफ प्रिंट्स के हिसाब से काउंट की जाती है।
कि ये कितने प्रिंट ले सकता है। ये सारी बातें आपके सामने, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि भाई देखें, जो आप लोग ऑब्जर्व करना सीखें, ऐसे नहीं बस खाली फार्मूला सीख लिया और बस आ गया। चीजों को देखें आसपास कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो अभी तो हम एक मशीन की एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं, तो मशीन पे इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बताइए अब तक जो हम एग्जाम्पल कवर कर रहे हैं, हम एक ही एग्जाम्पल कवर करना चाह रहे हैं। बताइए उस मशीन, जिस एग्जाम्पल को हम कवर कर रहे हैं, तो मशीन की कॉस्ट क्या थी। इस एग्जाम्पल को हम कवर कर रहे हैं, तो मशीन की कॉस्ट क्या थी, 1,20,000। मतलब सबको याद आ जाए ना बेटा, जबरदस्त। और रेसिडुअल वैल्यू क्या थी, 20,000। मतलब फर्क कहाँ कर रहे हैं, हम एक काम ये कर रहे हैं कि हम यूजफुल लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। यूजफुल लाइफ जो है वो है फॉर एग्जाम्पल 10,000 यूनिट्स। एक मशीन ज्यादा में ज्यादा 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद क्या देगी, एक्सपायर हो जाएगी। तो बजाय लाइफ को डिफाइन करने के किसमें, ईयर्स में, हमने उसको यूजेज पॉइंट ऑफ डिफाइन किया कि इस मशीन, ये मशीन कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। यस और, तो अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें वही फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूले में प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा डेप्रीसिएशन जो निकालेंगे ना हम, उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक काम करना है, हम बोलेंगे उसको पर यूनिट रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। पर यूनिट रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय व्हाट, यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स। यस और नो, जवाब दीजिए। यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स, बस स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला ही है। बस फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि बस वहां डिवाइड किया था यूजफुल लाइफ से इन ईयर्स, यहां डिवाइड कर दिया यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स से। अब जो आंसर आएगा वो आंसर डेप्रिसिएशन नहीं है, जो आंसर आएगा वो आंसर डेप्रिसिएशन नहीं है, वो आंसर पर यूनिट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। यानी कि जब आपने 1,20,000 में से 20,000 माइनस के क्या मिला, डेप्रिशिएबल अमाउंट, उस डेप्रिशिएबल अमाउंट को आपने 10,000 यूनिट्स में सिस्टमेटिकली एलोकेट कर दिया, तो आंसर आपके पास आया 10 रुपए। 10 रुपए क्या मतलब, 10 रुपए क्या मतलब, 10 रुपए यानी हर एक यूनिट प्रोड्यूस होने से ये मशीन 10 रुपए से क्या हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। तो अगर आपने 10 यूनिट बनाया तो 100 रुपए के साथ, यस और नो। अगर आपने 10 यूनिट बनाया तो 100 रुपए से डेप्रिशिएट हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, 10 करते हैं। अगर आपने 100 यूनिट बनाया तो 1,000 से डेप्रिशिएट हो जाएगी, 100 इंटू 10,000। अगर आपने साल में 1,000 यूनिट बनाया तो फिर 10,000 रुपए से डेप्रिशिएट हो जाएगी। अगर आपने साल में 20,000 यूनिट बनाए तो 2,000 यूनिट बनाए तो मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, 20,000 रुपए डेप्रिशिएट हो जाएगी। यस और, इसका मतलब ये हुआ कि ये अब रेट निकल गया, तो रेट निकलने के बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या होनी चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन। वो कौन देगा, वो क्वेश्चन देगा। वो क्या होनी चाहिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि भाई पर ईयर आपने कितनी कितनी प्रोडक्शन ली, पर ईयर आपने कितना कितना यूज किया है। जैसे बताइए 2019 में आपने कितना, 2017 में आपने कितना यूज किया है, ये क्वेश्चन बताएगा फिर आपको। तो रेट निकालना काफी नहीं है, फिर ये भी पता होना चाहिए कि पर ईयर कितना यूज किया। 2017 सॉरी 2018 2019
2020 एंड 2021, ठीक है। पर ईयर हमने कितने से डेप्थ, मतलब पर ईयर हमने कितना यूजेज किया। तो अगर पर ईयर का यूजेज आपको बता दिया जाए तो फिर आपको खाली क्या करना है, उस यूजेज को रेट से मल्टीप्लाई कर देना है बस। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि 2018 में आपने इस मशीन को फॉर एग्जाम्पल 2000 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो आप 2000 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 20,000। तो आपकी 2018 की डेप्शन कितनी होगी, 20,000 होगी। आप कहते हैं 2019 में आपने इस मशीन से 3500 यूनिट प्रोड्यूस किए, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, आंसर क्या हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा। यस और जवाब दीजिए। सही है। हम कहते हैं भाई आपने 2020 में 3000 यूनिट प्रोड्यूस किए, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, आंसर क्या देगा, 30,000 हो जाएगा। यस और नो, जवाब दीजिएगा। तो ये जो मैं अपनी तरफ से 2035 लिख रहा हूँ, ये जाहिर सी बात है मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ, वरना क्वेश्चन आपको बताएगा कि पर ईयर आपकी प्रोडक्शन क्या है। अब 2000 और 3500 कितने हो जाएंगे बेटा, 5500 और 3000 8500। अब बची लाइफ कितनी, 1500। तो हम मान लेते हैं भाई 1500 यूनिट हमने कहाँ प्रोड्यूस कर लिया आखिरी साल। 4 साल यूं ले रहा हूँ कि जरूरी नहीं 4 साल में प्रोडक्शन हो, मतलब 4 साल ऐसे रहा था कि चीजें पैरेलल आपके सामने आ जाए। मतलब पिछले, हो सकता है ये आपकी 5 साल में प्रोडक्शन कंप्लीट हो सकता है 4 साल से पहले हो जाए। जहां उसकी लाइफ जो है यूनिट्स कंप्लीट हुए वहीं लाइफ खत्म हो जाएगी उसकी। तो जैसे 1500 को हमने मल्टीप्लाई बाय 10 किया, आंसर क्या आ गया, 15,000 आ गया। अब आप 5 साल की डेप्रीसिएशन का, हाँ बेटा ये बातें होती रहेंगी शिराज, जल्दी जल्दी नहीं, आसान बात है, मुश्किल बात नहीं है वैसे, लेकिन पहले मेथड समझा दूं, फिर ये सारी बातें वक्त के साथ साथ खुद ब खुद हो जाएंगी। स्ट्रेट लाइन में चेंज इन लाइफ का बताकर समझ लें, बाकी तमाम मेथड्स के लिए हिंट दे दी गई है, सही है ना। तो वो हिंट इनफ है, उसके जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ अगर डिफिकल्टी होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। 20,000, 35,000, 30,000 एंड 15,000, सम कितना हो गया, 100,000। तो वही सिस्टमैटिक एलोकेशन किसकी, डेप्रिसिएबल अमाउंट। प्रोडक्शन आवर मेथड देख लें भाई। अब प्रोडक्शन आवर मेथड क्या है, तो वही मशीन वही सेम रखते हैं, कॉस्ट 1,20,000, ठीक है जी। उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू 20,000 रुपए, ठीक है। और यूजफुल लाइफ इन आवर्स, हमने कहा 20,000 आवर्स। मशीन की यूजफुल लाइफ आवर्स में कितनी है, 20,000 आवर्स, ठीक है। ओके, जवाब दीजिए। अब क्या करें बेटा, अब वही फिर अब जैसे आप पहले जैसे आपने निकाला पर यूनिट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अब आप यहाँ पे निकाल लें पर आर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कैसे, वही फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन व्हाट, आवर्स। कॉस्ट कितनी, 1,20,000, रेजिडुअल वैल्यू कितनी, 20,000। अब अगर आप यूजफुल लाइफ रखते हैं किसमें, आवर्स में, यूजफुल लाइफ जो है 20,000 आवर्स है,
आंसर क्या आएगा? 5 रुपीज, यस और नो? यानी बताओ क्या मतलब? 1 आवर इस्तेमाल होने से मशीन कितने रुपए से डेबिट हो जाती है? 5 रुपए से। पर आवर कंजम्पशन जो है वो 5 रुपए की पड़ती है आपको मशीन की। यानी पर आवर कंजम्पशन होने से मशीन 5 रुपए से उसकी कॉस्ट में से सिस्टमैटिक एलोकेशन हो जाती है। तो मशीन का 1 आवर यूज करना आपको कितने का पड़ता है? 5 रुपए का पड़ता है। सही है? जवाब दे। ऐसा ही है ना? अब फिर वही क्या होना चाहिए अब आपके पास? एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन? 2018, 2019, 2020 एंड 2021, मतलब इन ईयर्स में आपके पास डेटा होना चाहिए क्वेश्चन का दिया हुआ कि इन ईयर्स में आपने कितने कितने आवर्स इसको कंज्यूम किया। जवाब दीजिए। अगर आप बोलते हैं पहले साल में आपने 6000 आवर्स कंज्यूम किया है, तो 6000 को मल्टीप्लाई 5 कर, यानी 2018 में आपने मशीन की कंजम्पशन की है 6000 आवर्स, तो मल्टीप्लाई 5 कर दे। जवाब दीजिए क्या आंसर आया? 30,000। फिर आप कहते हैं आपने 2019 में 7500 आवर्स की कंजम्पशन की, मल्टीप्लाई 5 कर दे। 7500 मल्टीप्लाई 5, क्या आंसर आया? 37,500। जवाब दीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद 4000 आवर्स की कंजम्पशन की आपने, क्या आंसर आएगा? 20,000। और इन द एंड आपने 2500 यूनिट्स की कंजम्पशन आवर्स की कंजम्पशन की है, तो आंसर क्या आएगा आपका? 12,500। अब आप सम करके देख लें, 37,500, 12,500, 50,000, 30,000 और 20,000, 50,000, 50,000 और 50,000 कितना हो गया बेटा? 1,00,000 रुपए। तो आप मुझे बताइए, मेथड कोई सा भी मेथड हो, सिस्टमैटिक एलोकेशन किसकी होनी है? डेप्रिसिएबल अमाउंट की। यस और नो? तो यहाँ आंसर आया था 20, 35, 30 एंड 15। यस और नो? यहाँ आंसर क्या आया? 30, 32.5, 20, sorry 37.5 एंड 12.5। यस और नो? तो अब आप देख लें, मेथड कोई सा भी हो, सिस्टमैटिक एलोकेशन हुई है डेप्रिसिएबल अमाउंट की।
ये पांचों मेथड के तहत बेटा सिस्टमैटिक एलोकेशन आपके सामने है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एसेट पर ज्यादा में ज्यादा जो टोटल डेप्शन होगी वो उसके डेप्रिसिएबल अमाउंट के ही बराबर होगी, चाहे मेथड कोई सा भी। अगर एक एसेट अपनी मुकम्मल लाइफ गुजार चुका है तो उसकी टोटल डेप्रीसिएशन का सम हमेशा डेप्रीसिएबल अमाउंट के बराबर होगा, मेथड चाहे कोई सा भी इस्तेमाल हुआ हो। कंक्लूजन, तो बहुत सारे कंक्लूजन है अपने पास, नोट कर लीजिए इन बातों को। अच्छा जी, कोई और कंक्लूजन जो हम यहाँ से निकाल सकें बताइए, कोई और कंक्लूजन हम यहाँ से निकाल सकें। कोई और कंक्लूजन हम निकाल सकें। कोई और कंक्लूजन हम निकाल सकें। ये तो हमेशा यूजफुल लाइफ के एंड पर हमेशा डब्ल्यूडीवी रेडल वैल्यू के बराबर होगी, अगर रेडल वैल्यू हो तो। वरना अगर कोई रेडल वैल्यू नहीं है तो डब्ल्यूडीवी हमेशा जीरो हो जाएगी ना आपके पास, क्योंकि कॉस्ट ही डेप्रिसिएबल अमाउंट के बराबर होगी उस केस में। ये बातें मैंने पिछली क्लास में की थी, करेक्ट, ये बात भी है। इसके अलावा कोई बात बता सके, इसके अलावा? चले सुन लें जरा, इस बात को अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लें, वरना वसवसे बहुत आएंगे। तो वसवसों से दूर करने के लिए आपको एक बात दिमाग में बिठा रहा हूँ, फिट कर लीजिएगा। आरबीएम वो वाहिद मेथड है जिसमें रेसिडुअल वैल्यू होने के बावजूद भी हम रेट लगाते वक्त उसको कंसीडर नहीं करते। रेट लगाते वक्त, यस और नो? आरबीएम वो वाहिद मेथड है जिसमें हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त, रेट अप्लाई करते वक्त रेसिडुअल वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, यस और नो? पहले साल लगाया रेट कॉस्ट पर, आरबीएम में हमेशा पहले साल रेट लगेगा कॉस्ट पर, उसमें से रेसिडुअल वैल्यू अलग नहीं की जाएगी, होने के बावजूद भी अलग नहीं की जाएगी, और आइंदा आने वाले ईयर्स में रेट लगेगा डब्ल्यूडीवी पर। तो सवाल यह है कि आरबीएम में हम रेसिडुअल वैल्यू क्यों माइनस नहीं कर रहे? क्योंकि हमने रेट के जरिए उसको इस तरह सिस्टमेटिकली एलोकेट कर दिया है कि एट द एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करते हुए हमारे पास जो डब्ल्यूडी बचनी है वो एग्जैक्टली डेप्रिशिएबल, एग्जैक्टली रेसिडुअल वैल्यू के बराबर बचनी है। इस चीज को ध्यान में रखिए सब लोग। तो ऑलरेडी रेसिडुअल वैल्यू जो है वो फार्मूले के अंदर, रेट वाले फार्मूले में कंसीडर की जा चुकी है, तो रेट लगाते वक्त कंसीडर नहीं करनी। बाकी चारों मेथड के अंदर आप देखें आप क्या कर रहे हैं, कॉस्ट में से लेस कर रहे हैं पहले रेसिडुअल वैल्यू, फिर डिवाइड कर रहे हैं उसको यूजफुल लाइफ से। यस और जवाब दीजिए। क्या कहते हैं बताइए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? याद रहेगा, आरबीएम वो वाहिद मेथड है इसमें रेसिडुअल वैल्यू होने के बावजूद भी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते वक्त उसका कोई यूज नहीं होगा, पहले साल रेट लगेगा कॉस्ट पर और आने वाले ईयर्स में लगेगा डब्ल्यूडीवी पर। ये बात अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लें। बाकी जितने भी मेथड्स हैं उसमें डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते वक्त रेसिडुअल वैल्यू कंसीडर की जाएगी, यस और नो? चलेंगे, ओके। तो ये आपके सामने मैंने आपको पांचों मेथड बता दिए बेटा।
डेप्रीसिएशन के देखो, अब एक और चीज देख लो जरा, हम गौर फिक्र करने वाले नहीं होते, मसला ये है। अगर हम गौर फिक्र करने वाले हों तो फिर क्या ही बात है। अच्छा अब देखो, ये बताओ, यहां लिख रहा हूं मैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ये अच्छा सवाल है बेटा, ये एक अलग सवाल है शिराज, कि जब अगर आरबीएम में रेडल वैल्यू 0 होगी तो फिर उसका हम रेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे बेटा। तो इस सवाल का जवाब भी मैं दे देता हूँ, मसला नहीं है। फिर उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप रेट 1/n से निकाल लोगे बेटा शिराज। जो जिस तरह स्ट्रेट लाइन का रेट निकालते हो ना, तो 1/n कर देना शिराज। शिराज बेटा 1/n कर देना। रेट निकालना स्ट्रेट लाइन वाले फार्मूले से, अप्लाई करना कैसे, आरबीएम वाले तरीके से। वो मजबूरी हो जाएगी हमारी, समझे बेटा जो आपने सवाल किया, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और आरबीएम में कुछ भी कर लो, आखिर में कुछ ना कुछ बचेगा जरूर। आरबीएम के अंदर कभी भी डब्ल्यूडीवी 0 नहीं हो सकती बेटा। बाकी सॉरी, हाँ बिल्कुल डब्ल्यूडीवी, बाकी तमाम मेथड्स के अंदर डब्ल्यूडीवी 0 हो जाएगी अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो। लेकिन आरबीएम वो वाहिद मेथड है जिसके अंदर कभी डब्ल्यूडीवी 0 नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ बचेगा जरूर, भले वो पॉइंट्स में क्यों ना बच जाए। सही है ना बेटा, उसकी वजह भी बता रहा हूं मैं यहाँ पर आपके साथ। तो अगर रेजिडुअल वैल्यू 0 हो तो फिर आप क्या करो, 1/n जो कि स्ट्रेट लाइन का रेट निकालने का फार्मूला है, उसी फार्मूले को अप्लाई कर दो आरबीएम के ऊपर। लेकिन फिर रेट निकाल तो लिया तुमने, लेकिन रेट अप्लाई वैसे करना जैसे आरबीएम में करते हैं, पहले साल कॉस्ट पर, आने वाले साल में डब्ल्यूडीई पर। समझे मेरी बात को? ओके। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन मेथड। बेटा अब बताइए, अभी जो मैंने एग्जांपल्स कवर की उस एग्जांपल में क्या कॉस्ट ली, दोबारा बताएंगे आप सब लोग। कॉस्ट क्या ली, क्या कॉस्ट ली बेटा, क्या कॉस्ट ली? 1,20,000। इस 1,20,000 को मैंने स्ट्रेट लाइन में कितने से डेप्रिशिएट किया? 25,000 से डेप्रिशिएट किया ना? जवाब दो यार। तो 25,000 से डेप्रिशिएट करने के बाद पहले साल के एंड पे कितनी डब्ल्यूडी बची थी? 95,000। यस और नो? फिर कितनी डब्ल्यूडी बची थी? 70,000। फिर कितनी डब्ल्यूडी बची थी? बताओ बेटा। 45,000। फिर कितनी डब्ल्यूडी बची थी? 20,000। यस और नो? जवाब मिलेगा बेटा आपसे। जीरो, 1, 2, 3, 4, 4 साल टाइमलाइन पे, 4 साल आ गए। जब जीरो यानी मतलब जब 2018 पे स्टार्ट किया तो 1,20,000 से कैपिटलाइज किया, फिर 1 साल के एंड पे कहां पहुंचा दिया? 95,000 पर। फिर 2 साल के एंड पे 70,000 पर। फिर 3 साल के एंड पे 45,000 पर। फिर बेटा 4 साल के एंड पर 20,000 पर। यस और रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए। सही है? अच्छा जी, ओके। आरबीएम फॉलो किया, आरबीएम में भी इतने से कैपिटलाइज किया।
1,20,000 से। पहले साल कितने से डेप्रिशिएट किया? 43,327 से। यस और नो? बताइए डब्ल्यूडीवी कितनी बची? बताइए डब्ल्यूडीवी कितनी बची? पर रिस्पॉन्स दीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए यार। अकाउंट बना हुआ होगा आपके पास। 76,673 कंफर्म। अच्छा जी, ओके। उसके बाद 76,673 पर रेट लगाया, इतनी डेप्शन आ गई, तो 76,673 को मजीद 27,683 से डेप्शिएट कर दिया। क्या बचा आंसर? 48,890। 48,890 पे रेट लगाया, आंसर ये आया। अरे को ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, 48,890 पे रेट लगाया, आंसर ये आया। अच्छा, ऐसा ही ना? तो डब्ल्यूडीवी क्या बची फिर आपके पास? 31,302। और 31,302 पे जब रेट लगाया तो आंसर 11,302 आया। और जब 990, ओके, इट इज 990। जब 11,302 से डेप्शिएट किया बेटा, तो आंसर क्या बचा यहाँ पर? 20,000। यस और जवाब दीजिए। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं जरा एसएलएम और आरबीएम का रिश्ता मैथमेटिक्स से जोड़ने जा रहा हूं। अब आपको ये एक टाइमलाइन पे दिखाई देना शुरू हो गया। अब इस टाइमलाइन पे इसको ऑब्जर्व कीजिए, आपको मैथमेटिकली इनमें क्या दिखता है ये बताइए। क्यूएमटी रिवाइज कर लीजिए, एक साथ साथ क्यूएमटी पढ़ लीजिए। आपको मैथमेटिकली क्या दिखता है इनमें? बताइए। एसएलएम के अंदर कांस्टेंट डिक्रीज है। नो, एसएलएम सेम रेट के साथ डिक्रीज नहीं कर रहा। ओरिजिनल वैल्यू का सेम रेट है, लेकिन हर अगली वैल्यू के लिए रेट सेम नहीं है। मतलब 25,000 जो है वो 25,000 जो है वो 1,20,000 में मौजूद 1,00,000 का 25% है। 25,000 जो है वो 95,000 का 25% नहीं है। 70,000 का 25% नहीं है। ऑब्जर्व करने वाले बने। तो सवाल इसमें बड़ा सिंपल सा है, क्या आपको यहाँ पे सीक्वेंस नहीं दिख रहा? कोई सीक्वेंस, पार्टिकुलर सीक्वेंस? कोई खास बात नहीं दिखाई दे रही आपको सीक्वेंस वाली? अर्थमेटिक मीन? नो, अर्थमेटिक मीन बेटा गलत अल्फाज बोलते हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? एसएलएम फॉलोज, सुनिएगा, एसएलएम फॉलोज SLM follow the straight line method follows what? Straight line follows arithmetic progression. क्यों? हर WDV पिछली WDV के मुकाबले में कॉमन डिफरेंस रखती है। एक WDV से दूसरी WDV का डिफरेंस जो है वो कॉमन है, चेक कर लो। और कॉमन डिफरेंस जो है वो 25,000 के बराबर है।
आवाज ही नहीं है बेटा। ठीक है जी, और मैं बोलना चाह रहा हूं आरबीएम फॉलोज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी बिकॉज ऑफ कॉमन रेशो। चेक करें, 76,673 को डिवाइड करें 1 लाख से, तो आपको 1,20,000 से आपको एक रेट मिल जाएगा 76,673। ये वही रेट होगा जो आपने 0.36106 को वर्कआउट करते वक्त 1 में से माइनस किया था। पॉइंट ये 76,673 को डिवाइड करो 1,20,000 से, आंसर 0.36106 थोड़ी आएगा बेटा। 1 में से जो आपने 0.663 समथिंग माइनस किया था ना बेटा, हाँ 63894, ये वो बनेगा बचा हुआ। यानी मतलब हर एक रुपए में से अगर आप 0.36106 निकाल ले तो बचता कितना आपके पास। तो WDV जो है हमेशा वो पिछले हर अगली WDV, सुने, हर अगली WDV पिछली WDV का क्या है 63.894%, यस और नो। तो 76,000 1,20,000 का 63.894% है। 48,990 76,673 का चेक करके देखो, 48,990 डिवाइड बाय 76,673 सेम आंसर। 48,990 76,673 का 63.894% है। 31,302 को डिवाइड करो एंड सो ऑन। तो क्या मिल रहा है बेटा, हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू का एक कांस्टेंट परसेंटेज है। जब हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू का एक कांस्टेंट परसेंटेज है तो क्या मतलब ये सिस्टम क्या फॉलो कर रहा है, ये सिस्टम क्या फॉलो कर रहा है, सिस्टम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है। ये मैंने नहीं बताना था, ये आपने ऑब्जर्व करना था। मसला ये मैथ्स पढ़ के अब आगे मैथ्स कहाँ अप्लाई होनी है ये आपने सोचना था, ये मेरा काम नहीं है बताना वैसे। और ना ये अवाम को पता होता है, ये मैं दावे से कहता हूं। सर्वे कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए पाकिस्तान भर में कि क्या उनको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और आरबीएम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ऐसा आप पूछ के देखो, आपको जवाब उल्टे उल्टे जवाब देंगे बेटा। बहरहाल तो बताने का मतलब यहाँ पर यह है कि देखो बेटा, जो पीछे पढ़कर आया ना उसको अप्लाई करना जरूरी है और ये चीजें काम आएंगी। मतलब मैथमेटिक्स जो है वो अभी काम आना शुरू हो जाएगी आपको। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में रहे और जब कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम आए जिसमें आप इन चीजों को यूज कर सकें तो आप जरूर यूज करके दिखाएं। नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा, देखो आप क्या गलतियां कर रहे हो। यस और नो बताओ, रिस्पॉन्स दो। तो बेटा इंशाल्लाह यहाँ तक बात हमारी कंप्लीट हुई और बाकी बातें आपसे होंगी अगली क्लास। अब आप क्या करें, क्वेश्चन बैंक ओपन करें और क्वेश्चन बैंक में शुरू के 2 क्वेश्चन होंगे। अब वो एग्जैक्टली आप निकाल लें, डेफिनेशन का चैप्टर जो भी उसमें हो, मैंने अभी ओपन नहीं किया हुआ उसको, ठीक है। 2 क्वेश्चन होंगे छोटे से, उसमें आपको आरबीएम का रेट भी निकालना होगा ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए और स्ट्रेट लाइन से आपको डेफिनेशन भी वर्कआउट करनी होगी। जो रिक्वायरमेंट बोले आप वो फॉलो करें। हाँ, एक चीज उसमें लिखी होगी अक्यूमुलेटेड डेफिनेशन अकाउंट, वो भी आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि मैंने आपको सिखाया नहीं। वो भी इंशाल्लाह आइंदा क्लास में हम सीख जाएंगे, तो ज्यादा दूर की बात नहीं, ठीक है। तो आज की बातें आपने अच्छी तरह जहन में रखनी है और याद भी रखनी है। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।